हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भाई हम इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर लेट्स स्टार्ट इट। लेक्चर नंबर 3 टॉपिक क्या होगा? होमोजेनस हेटेरोजेनस। ये हमने किया था, सबको याद है? कल किया था प्रीवियस लेक्चर, हल्का सा किया था, हल्का सा दोबारा करेंगे। ये तो बस जनरल चीज है, नथिंग स्पेशल। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। मतलब आज का टॉपिक नीचे वाला है, मेनली वो है, बाकी सब बकवास है। तो देखिए भाई, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर कल तो थोड़ा आपको, उस टाइम थोड़ा हमारा लेक्चर लंबा था, है ना, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था कि होमो, और आपको पता भी है आसान ही, जल्दी करो देर करो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत आसान है। होमोजेनस मतलब, होमो मतलब सेम होता है, जीनस मतलब फेस, मतलब जो शक्ल से सेम दिखाई दे हर। देखिए हम लोग होमोजेनस नहीं है। कैसे? कहीं नाक आ गई, कहीं यहाँ पर आंखों के बरबट्टे आ गए, क्या बोलते हो आप इसको? आईब्रो। यस सर। पंजाबी में बोलते हैं अखा दे बरबट्टे, समझ गए? की करान गई सी, कहती अखा दे बरबट्टे सेट करान गई सी। ठीक है, तो लाइक दैट। तो हम यहाँ पर कभी ये आ गए, कभी सिर में बाल आ गए, अब मेरे यहाँ से बीच से गायब हो रहे हैं, साइडों में बाल आ गए, है ना, कान बाल। हम होमोजेनस नहीं है, ठीक है। तो हमारी बॉडी हर जगह पर अलग अलग टोन देती है। कहीं पर हमारा फेस का कलर अलग है, गर्दन का अलग है, पीछे गर्दन का अलग है, अंदर की बॉडी का अलग है, बाहर के हाथों का इधर का अलग है, इधर का अलग है, बहुत सारे हमारे अलग अलग कलर है। हम होमोजेनस नहीं। होमोजेनस बोले तो जैसे कोई पानी में नमक डिसॉल्व कर दिया, तो क्या नमक अलग से दिखता है, पानी अलग से दिखता है? नहीं दिखता ना। नो सर। वो होमोजीनस है। होमो मतलब सेम, जीनस मतलब फेस, जो थ्रू आउट द फेस बिल्कुल सेम दिखाई दे। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। जब हम फेस डायग्राम करते हैं, एमएससी के अंदर आता है फेस डायग्राम, बीएससी के अंदर भी कुछ पार्ट है फेस डायग्राम का, एक लेसन आता है, वहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको फिर ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें समझ आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि फेस को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है जितना मैं कर रहा हूं। तो आपको लगे कि बस इतना ही होता है, तो इतना नहीं है, हायर क्लासेस में कुछ अलग है। द टर्म होमो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम डिस्क्राइब द रिएक्शन वेयर द ऑल स्पीशीज आर इन द सेम फेस, सारे स्पीशीज सेम फेस में हो। अब इक्विलिब्रियम में तो होमोजेनस और भी आसान है। ठीक है, सारे स्पीशीज सेम फेस में हो, सब गैस हो। जैसे ये देखिए, गैस गैस गैस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन द गैसेस फेस। ये देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया सब गैस में है। यस, क्लियर टू ऑल? यस सर। एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, H2 C2H, क्या है भाई? HC2H2O2। ठीक है, ये एक्वस है और यहाँ पर H पॉजिटिव। अच्छा, ये एसिड है। ठीक है भाई, दिस इज एन एसिड। तो यहाँ H रिलीज हो जाता है और हमारे पास दोनों, ये दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव एक्वस में आते हैं। सारे के सारे एक्वस है, मतलब सेम फेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस होता है डिफरेंट फेस, डिफरेंट फेस इक्विलिब्रिया। तो यहाँ पर टर्म डिफरेंट फेसेस के लिए डिस्क्राइब करता है स्पीशीज इन द डिफरेंट फेसेस इन इक्विलिब्रियम। तो डिफरेंट कौन सा होगा? ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, बट ये गैस है। दैट इज व्हाई ये क्या हो गया? डिफरेंट फेस। तो देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है चूना पत्थर। सुना हुआ है सबने नाम, चूना पत्थर? यस सर। यस सर। तो जो यूपी साइड में, बिहार साइड में ज्यादातर लोग वो खाते हैं ना, जर्दा, देखा है? यस सर। ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ना, जर्दा लगाते हो, उससे मुंह का कैंसर होता है। क्यों होता है पता है? वो होता है तंबाकू। जो आप सिगरेट में, मतलब जो भी लोग सिगरेट में या बीड़ी में पीते हैं या हुक्के में पीते हैं, वो तंबाकू होता है। ठीक है, तंबाकू को चूने के साथ रगड़ के, तंबाकू को चूने के साथ, वो चूना कौन सा होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाला चूना होता है भाई, CaO। इसके साथ इसको रगड़ते हैं। बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, प्रतीक, या कुछ बोल रहे हो? तो देखिए, रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में उसको बिल्कुल बारीक बना लेते हैं, फिर इसको यहाँ रखते हैं और हमारे मुंह में लार बनती है। उस लार से धीरे 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 उसका रस जो है वो चूसते रहते हैं। ठीक है, और उससे उनको नशा सा होता है, निकोटीन होता है उसके अंदर, तो वो निकोटीन का नशा होता है, उन्हें आदत हो जाती है मुंह में कुछ रखना ही रखना। तो ये हैबिचुअल होता है। अब ये खतरनाक कैसे होता है, वो बात देखिए। जब चूना हमारे इससे होठ के अंदर वाली स्किन से टकराता है, तो वो चूना उसको काटता है धीरे धीरे। हर रोज वहीं पर लगाते हैं वो, तो चूना उसको धीरे धीरे स्किन को जला देगा। जलने से अंदर वाली स्किन ब्लड के कांटेक्ट में आती है, हल्की हल्की, आपको फील नहीं होगा, धीरे धीरे 2-4 दिन फील होगा, उसके बाद वो जख्म हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, हल्का हल्का, जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जख्म ना भी हो तो भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है कैल्शियम ऑक्साइड को, और साथ में
कैल्शियम ऑक्साइड तो उसको मतलब गर्म कर देता है, लेयर को पतला कर देता है, खत्म भी कर देता है, और इसकी वजह से जो तंबाकू है वो हमारी स्किन के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, स्किन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान रख लेना। और वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद उसके अंदर बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं जो कि कैंसर फैलाते हैं। इसलिए वहां की जो सेल्स हैं वो सेल्स भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ब्लड भी एब्जॉर्ब कर लेता है। हो सकता है किसी और पार्ट में भी कैंसर हो जाए क्योंकि ब्लड में भी जाता है, बट यहाँ मुंह की सेल्स वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इस वजह से मुंह का कैंसर होना उनको, आपने देखा होगा यहाँ पर कैंसर इतना बड़ा वो मुंह सा बना रखा होता है, वो यहाँ मुंह का कैंसर उन सेल्स के अंदर जाता है, उनके डीएनए को चेंज कर देता है। तंबाकू के अंदर जो बेंजीन डेरिवेटिव के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, और वो हमारे डीएनए को चेंज कर देते हैं और हमारी सेल को कुछ और ही बना देते हैं। और फिर हमारी सेल कहती है कि मैं तो किसी और में बैठी हूँ, ये तो मेरी बॉडी नहीं है, और वो हमारी बॉडी से खाती है और हमारे ही खिलाफ काम करती है। दैट इज कॉल्ड कैंसर। यस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो ऐसे होता है मुंह का कैंसर जो लोग जर्दा खाते हैं। तो ये तंबाकू के अंदर जो जर्दा होता है वो यही होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर उसको मिलाया जाता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का पत्थर, व्हाइट कलर का पत्थर देखा है, ताजमहल देखा है सबने, पत्थर का बना हो, यस सर। ये वही है ताजमहल का पत्थर। तो भाई सीधी सी बात है, ताजमहल को गर्म कीजिए अप्रोक्सीमेट 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसमें से निकलेगा चूना CaO, और उसको तंबाकू में मिलाइए और लगा लीजिए कि ताजमहल हमने तंबाकू में मिला के खा सकते हैं हम ताजमहल को, है ना? यस सर। के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता सर है। ये उनको मत बताना सर, ये तो तंबाकू खाते वरना कल तक ताजमहल गायब हो जाएगा। बेटा सिर्फ गर्म करना है उसको, ताजमहल हवा में उड़ जाएगा, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा नीचे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी गर्म करने से। 2000 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग देनी है, सोच लो, है ना? आगे देखिए, अब ये था भाई सॉलिड, ये था सॉलिड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैस, तो ये हेटेरोजीनस है। नेक्स्ट Hg लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, HgO सॉलिड बनता है, ये भी हेटेरोजीनस है। समझ में आ गया भाई? सिंपल। यस सर, आ गया। ठीक है, आगे देखिए द इक्विलिब्रियम, N2 गैस है, O2 गैस है, NO बन रहा है, सारे गैस हैं, क्या है भाई? होमोजेनस है। यस, क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, ऑल आर इन द सेम फेज, सो इट इज होमोजेनस। नेक्स्ट ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस बन रहा है, तो ये हेटेरोजीनस होगा। यस सर। यस सर। ABCD इनमें से कुछ है ही नहीं, ठीक है, नथिंग, वो वहां पे मैंने लिख रखा है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब बात आती है भी एप्लीकेशन पर, हमारा मेन सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ये है आज, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, the tendency for a reaction to occur is indicated by the magnitude of the equilibrium constant। जो टेंडेंसी है किसी रिएक्शन की वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी अगर आपको K की वैल्यू पता है, K की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था ना, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, याद है सबको? K, Kc, Kp, यस सर, है ना? प्रेशर की फॉर्म में हो सकता है या कंसंट्रेशन की फॉर्म में। तो वो कह रहा है अगर इस K की वैल्यू आपने निकाल ली, इसको फाइंड करने के बाद, व्हेन यू आर फाइंडिंग द K, इसको फाइंड करने के बाद आपके पास जो K की वैल्यू आएगी, अगर वो बड़ा है, बहुत लार्ज है, अगर वो छोटा है, बहुत स्मॉल है, लार्जर है, स्मॉल है, इसके ऊपर या फिर इंटरमीडिएट में आता है, इससे हम ये बता सकते हैं रिएक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, मतलब रिएक्शन 70% कंप्लीट होगी, 70-30 में इक्विलिब्रियम बन गया। रिएक्शन इसके अलावा हो सकता है 50-50 में कवर हो जाए, रिएक्शन हो सकता है 30-70 में कवर हो, या 20-80 में कवर हो, यानी रिएक्टेंट रह गए 20, प्रोडक्ट बन गए 80, या उल्टा हो जाए, रिएक्टेंट हो गए 80, प्रोडक्ट हो गए 20। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो ये इस तरह से कुछ वर्क करता है। तो अगर आपको K की वैल्यू पता लगी, और मैंने बोला था और अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, K इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि रिएक्शन 50-50 दोनों तरफ बच जाएगा, बच तो कुछ भी सकता है, किसी भी परसेंटेज में हो सकता है, बट समय के साथ बदलाव नहीं होगा। यस, क्लियर है? यस सर, है ना? तो अब बात करते हैं अभी, तो ये कैसे होता है, K की वैल्यू अगर पता लग जाए तो क्या क्या चीजें पता लगती हैं। इफ a value of K larger means that the equilibrium of the reaction system will be considered the mostly product, प्रोडक्ट ज्यादा हैं। अगर K की वैल्यू बड़ी है तो मतलब रिएक्शन के प्रोडक्ट ज्यादा बन गए,
अप्रोक्सीमेटली ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर मान लीजिए 10% रिएक्टेंट रह गए और 90% प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो इसका मतलब, और रिएक्टेंट सिर्फ 10% बचेंगे, इसका मतलब के की वैल्यू क्या आएगी, लार्जर आएगी। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ध्यान देना। क्या होता है कि प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट n1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट n2। अब देखिए अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रिएक्टेंट की अपने आप कम होगी, तो दोनों का डिवाइड क्या आएगा, बड़ा। लार्जर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो सिंपल है। तो यानी अगर के की वैल्यू लार्जर है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। अब हम दूसरी बात करते हैं, इफ के की वैल्यू, इफ ए के वैल्यू इज वेरी स्मॉल, दैट्स मीन मोस्टली रिएक्टेंट्स। क्लियर है? तो यानी अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो क्या आएगा, के छोटा आएगा। यस और नॉट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. समझिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कितनी वैल्यू आती है एवरेजली ज्यादातर रिएक्शंस के लिए, वो भी हम याद करेंगे, वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि ज्यादातर रिएक्शंस में उसकी वैल्यू क्या आती है। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल है कंसंट्रेशन में, दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा, यानी कि 50-50। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हम हमेशा एग्जैक्टली 50-50 की बात नहीं करेंगे, नियरली 1 है तब हम बात करेंगे। और वो भी कैसे, क्या होता है उसके बारे में। अब जरा ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए के की वैल्यू, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है, मोस्टली रिएक्टेंट है, तो के की वैल्यू स्मॉल है। डेफिनेट है के की वैल्यू स्मॉल आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये याद रखना है, n1 n2 रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये होता है हमारा के। केसी हो सकता है, केपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगर के की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा है, तो के की वैल्यू स्मॉल आएगी। लेकिन कितनी स्मॉल, अब ये वैल्यू आप याद रखिए, के लेस देन 10⁻³ है। इसका मतलब क्या है भाई, कि 10⁻³ का मतलब है 1/10⁻³ मतलब 1/1000। ठीक है, और इससे भी छोटा है के, इससे भी छोटा, तो हम ये कह सकते हैं के की वैल्यू जो है वो छोटी है 0.001। यस, इससे भी अगर छोटी हो के की वैल्यू 0.001 से, तो इसका मतलब ज्यादातर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बहुत कम है। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा देखिए उल्टा, लार्जर देन 10⁻³ के, अगर 10⁻³ का तो सीधा मतलब 1000 से अगर बड़ा है, के की वैल्यू 1000 से अगर बड़ी है, तो क्या होता है, मोस्टली प्रोडक्ट। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Mostly product. मोस्टली प्रोडक्ट होगा। तो देखिए के की वैल्यू अगर छोटी है 1/1000 से, तो मोस्टली रिएक्टेंट, अगर 1000 से बड़ी है तो मोस्टली प्रोडक्ट, और इन दोनों के बीच में है तो इंटरमीडिएट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगभग बराबर हैं, लगभग। ये समझ में आ रहा So है? इतना बड़ा intermediate. इंटरमीडिएट, ठीक है, लगभग बराबर है, अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 50-50 है। 50-50 का मतलब तो तब होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर आ जाए, और ऐसा रेयरली ही आता है, बहुत मुश्किल है, शायद नहीं आता, मेरे को नहीं लगता कि आता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा, समझ है, बस कुछ नहीं है। लेकिन एक डाटा याद रखना है, ये 10⁻, यानी के की वैल्यू छोटी है 1/1000 से, के की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1000 से, और इन दोनों के बीच में है। बीच वाला तो फिर इन दोनों का ही आ जाएगा, है ना? बस इतनी बात है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लेना, उससे हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलता है, प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। तो आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। डायरेक्शन अगर प्रिडिक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो हमने इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया। मान लो कि मेरे पास के की वैल्यू है, जिसमें प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मुझे पता है के की वैल्यू कुछ है, कुछ मतलब चलो मैं मान लेता हूं कि के की वैल्यू 100 है, 100। ठीक है, क्लियर है भाई? इस Yes, sir. रिएक्शन में मैंने के की वैल्यू मान लो कि के की वैल्यू 100 है। ठीक है, इस रिएक्शन में। अब मैं आपको कहता हूं कि बेटा के की वैल्यू 100 नहीं है, के की वैल्यू मेरे पास फिलहाल 10 है, फिलहाल इट इज 10। रिएक्शन शुरू की मैंने, या यूं लगा लो मैंने प्रोडक्ट से रिएक्शन शुरू की,
तो रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, हमें पता प्रोडक्ट से रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाती है, या रिएक्टेंट से शुरू की तो प्रोडक्ट की तरफ जाती है। तो मैं किसी भी डायरेक्शन से शुरू करता हूं और शुरू करते ही 5 मिनट बाद में मैं ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं, रिएक्शन को बंद कर देता हूं जितनी भी कंसंट्रेशन थी, तो के इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा, दिस इज नॉट के एक्चुअल में, लेकिन मैंने कोई वैल्यू यूज की जो कि बिल्कुल सेम थी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की, इन दोनों का मैंने आंसर निकाला, वो आंसर निकल रहा था 10, तो वो के तो नहीं है, दिस इज नॉट के। ये समझ में आ रहा है? सर एक बार और बता दो। देखिए, मेरे को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं के, और मुझे पता है कि उसकी वैल्यू 100 है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये बात समझ में आ गया? मुझे के का पता है कि किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू 100, ठीक है। यस अब सर। मैं चाहे प्रोडक्ट से शुरू करूं, चाहे रिएक्टेंट से शुरू करूं, रिएक्शन रिवर्स भी कर सकता हूं। मुझे पता है जब भी मैं दो कंसंट्रेशंस को, सपोज दिस इज एक्स वाई जेड, कुछ भी एक वैल्यू निकाल रहा हूं और मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हमेशा अलग अलग होते हैं इसलिए n1 n2 लिख रहा हूं, तो जो कोफिशिएंट आगे लगे होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कह लो इनको। तो ये जब मैंने वैल्यू निकाली कुछ भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मैं यहां पर पर्टिकुलर टाइम को t1 लगा देता हूं, ठीक है। देखिए जरा, दिस इज t1 टाइम पर मैंने वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकल रही थी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिवाइड, ये निकल रही थी 10। फिर मैंने t2 टाइम पर वैल्यू निकाली, ये निकल रही थी 20, ठीक है। सपोज दैट, आर यू गेटिंग मी गाइस? यस सर। यस सर। तो ये निकल रही थी 20, तो भाई निकल सकती है क्योंकि रिएक्शन अभी चल रही है, इक्विलिब्रियम पहुंचा नहीं है। और फिर मैंने एक टाइम t3 के ऊपर वैल्यू ली, और वो t3 पर जो वैल्यू ली वो एग्जैक्टली सही वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन अब खत्म हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई। ये समझ में आ गया? यस अब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई, क्योंकि मुझे पता है ना कि रिएक्शन शुरू करेंगे तो रिएक्शन पूरा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में उसको टाइम तो लगेगा, ये तो हमें सबको पता है। तो मान लो कि t3 टाइम पर वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, t3 को आप मान सकते हैं 10 मिनट बाद पहुंची या 20 मिनट या 1 घंटे बाद पहुंची, कितना भी टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं थी, लेकिन मैंने उसको इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले से ही निकालने की कोशिश की, तो मेरे पास t1 t2 टाइम के ऊपर जो k की वैल्यू आ रही थी जो कि एग्जैक्ट नहीं थी, वो 10 और 20 आ रही थी। ये बात समझ में आ गई भाई? यस सर। यस सर। तो इसको हम के ना कहकर इससे बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, दैट इज क्यू। कोशेंट क्या होता है? वही जो बचा हुआ है ना, हम कहते हैं ना कि किसी शेष जब डिवाइड करते हैं, रिएक्शन कोशेंट। समझ में आ गया? डिवाइड में भी तो कोशेंट यूज होता है, वर्ड पता होगा, वो पढ़ा है? यस सर। यस सर। तो ये कोशेंट, इसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी दूसरे टाइम पर जब आप इक्विलिब्रियम की, मतलब इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो उससे जो भी वैल्यू आएगी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता। इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम वाले टाइम के अलावा अदर टाइम्स पर जो भी इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकलती है उसको रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए कि मुझे पता है कि k की वैल्यू है 100, मैंने t1 और t2 पर निकाली 10 और 20। अब क्या आप बता सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू ज्यादा होती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, k की वैल्यू कम होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। तो उसी चीज को यूज करके फॉरवर्ड बताइए जाएगी, कि रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी? तो फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी आपके हिसाब से। और कोई है भाई? बैकवर्ड वाला भी है कोई जो कह रहा हो बैकवर्ड जाएगी? यस, सारे फॉरवर्ड कह रहे हैं, देख लेना। एक बंदा कह रहा है, बाकी सब गलत होंगे। फिर ये अगर ये गलत हो गया तो भरोसा। कोई समर्थन कर रहा है भी प्रतीक की बात का? है कोई? कोई नहीं है बेटा, आपके साथ कोई नहीं कोई नहीं लग रहा, मैं अकेला हूं। मतलब प्रतीक के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि बाकी सभी प्रतीक के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, कि वो लोग कह रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यस सर एक मिनट। क्या कह रही है सर, वो कह रही थी कि 1 मिनट रुक जाओ। बैकवर्ड जाएगी। अच्छा रुको, ठीक है। देखो भाई मेरी बात सुनो, जो बैकवर्ड कह रही है, बैकवर्ड। अपना हैंड रेज करो, नहीं रेज सर। योर हैंड, रेज योर हैंड जो फॉरवर्ड के लिए कह रहे हैं, और जो बैकवर्ड के लिए कह रहे हैं वो ठीक है। शिखा कह रही फॉरवर्ड जाएगी, और भी है कोई? निधि भी कह रही है, ठीक है।
एंड कृष्णा भी बोल रहा है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट बाकी क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है, अब बैकवर्ड वाले, फॉरवर्ड वाले वो कर दो। बैकवर्ड जिनको लगता है बैकवर्ड जाएगी वो हैंड रेज करो। चलो ठीक है, अब जरा डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, आधे बच्चे मेरे को लग रहा है नींदों में है ना। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि जिसने फॉरवर्ड निकाला कैसे निकाला। अब देखिए जरा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ध्यान देना। मुझे पता है कि k जब निकलेगा तो प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। k की वैल्यू क्योंकि 100 है, ये आना चाहिए 100, ठीक है। तो मान ये कैसे भी आएगा लेकिन 100 आएगा, उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैंने निकाला जब, तो ये आ रहा था 10, मतलब मुझे वैल्यू 10 की जगह इंक्रीज करनी है, k की 100 तक लेके जानी है। इंक्रीज कैसे हो सकती है? जब ये वाली वैल्यू बड़ी बने और ये छोटी बने, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे तभी इंक्रीज होगी ना 10 से। तो यस और नॉट? यस सर। तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा बनाने हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है? यस सर। बाकी स्टूडेंट भाई, बाकी सबको क्लियर हो गया ये कैसे फॉरवर्ड जाएगी? तो रिएक्शन कोशेंट को देखकर आप बता सकते हैं, और अगर आपको k की वैल्यू पता और रिएक्शन कोशेंट q की वैल्यू पता है, दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं बैकवर्ड जाएगी कि फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि हम प्रोडक्ट से भी, अब आप कहोगी सर k से भी पार चली जा सकती है वैल्यू, बिल्कुल, वैल्यू 200 हो सकती है k की, तो सॉरी इसकी q की। अब बोलोगे कि सर इसका मतलब फॉरवर्ड जाते जाते जरूरत से ज्यादा फॉरवर्ड चलेगी वो, तो है ना, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, इसका मतलब ये है, और रिएक्टेंट कम रह गए। बट ये कैसे पॉसिबल है? इक्विलिब्रियम आने के बाद तो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं, है ना। यस सर। 200 पार कैसे जाएगी? अरे मैंने शुरू ही 200 से किया था, मतलब सॉरी प्रोडक्ट से किया था मैंने, 100% प्रोडक्ट ले लिए, रिएक्टेंट थे 0, थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए 1%। अब बताओ जरा, समझ में आ रही है बात? यस तो सर। यानी कि उस हिसाब से तो 200 पार जा सकता है ना डाटा, कंसंट्रेशन का, परसेंट नहीं जाएगा, कंसंट्रेशन तो चला जाएगा 100 से पार, है ना। यस सर। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट से भी तो बना सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको चेक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट। यस गाइस, क्लियर है? रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? जब इक्विलिब्रियम नहीं होता उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पर बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फॉर दिस पर्पस वी कैलकुलेट द रिएक्शन कोशेंट। द रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड एज द सेम वे as the equilibrium quotient। ये दोनों सेम ही होते हैं, with the molar concentration QC with partial pressure QP at the state of 4A general reaction। yes, क्लियर है? सारी कहानी बकवास बता रखी थी, ये आ गया, ये है जनरल रिएक्शन। और आपने KC जैसे निकाला वैसे ही QC निकाल रखा, कोई फर्क नहीं है। QC C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। क्लियर है बेटा? KC भी यही होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर KC और QC बराबर हो जाएंगे ना, इक्विलिब्रियम पर QC की जो वैल्यू निकल रही है वही तो KC है। यस बेटा? यस सर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की N1 और ये N2, मैं N1 N2 एडिट कर देता हूँ, मैंने इनको NN लिख रखा है जो कि सही नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, QC की वैल्यू अगर ज्यादा है, KC की कम है, रिएक्शन राइट टू लेफ्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर KC की QC की वैल्यू KC ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया था, KC की वैल्यू मैंने 100 दी थी और QC की वैल्यू मैंने 10 और 20 दी थी, है ना। तो क्या था? फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यस, क्लियर है? यस सर। ये हम एग्जांपल कर चुके हैं, तो अब आप इसको कंफ्यूजन नहीं हो सकती इसमें। QC KC बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, दैट्स इट। तो ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती हैं। यस गाइस, नोटेड टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, इसको नोट रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो भाई, ये वही चीज दिखा रखी है, QC छोटा है, जैसा कि हमने बताया था कि 10 और 20 है QC की वैल्यू, और KC 100 बताया था, तो फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है। बराबर है तो कहीं नहीं जाएगी। अगर QC बड़ा है तो बैकवर्ड में जाएगी। यही चीज दोबारा लिख रखी है, सेम इन द ग्राफिकल मोड। यस, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC की एप्लीकेशन। अब भाई ये हमें समझ में आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, QC की वैल्यू भी निकलती होती है, ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है KP और KC जो है वो होते हैं
कब इक्वल होते हैं? तो केपी और केसी के ऊपर एक डेरिवेशन है आपके सिलेबस के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर भी दी हुई है, ठीक है। घटिया लेवल की डेरिवेशन है, 2 मिनट में हो जाती है। करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेरिवेशन से मुझे नहीं लगता किसी को फर्क पड़ता है। मैं डेरिवेशंस पर फोकस भी नहीं करता, आप लोगों को पता हो, जो काम की है वो जरूर करवाएंगे, जो काम की नहीं है वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में है तो आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉरी स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर दे सकते हैं। स्कूल का टीचर क्या पढ़ाता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो डेरिवेशन देता है, तो डेरिवेशन की जगह फॉर्मूला लिखाओगे ना तो भी स्कूल का टीचर 1 नंबर दे देगा, 3 नंबर से ज्यादा बड़ी डेरिवेशन होती नहीं है, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए आप डेरिवेशन पर मत्था मारो, इसकी बजाय 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये डेरिवेशन उसमें नहीं आती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, लिख के दे सकता हूं, जिस बच्चे ने इक्विलिब्रियम वाले सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी के और उसके अलावा मेंस और एडवांस लेवल के, उस बच्चे को डेरिवेशन अपने आप आ जाएगी, अपने आप। ये भी कमाल की बात है, यानी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो फिर जो चीज प्रैक्टिस से आने वाली है तो उसके ऊपर हम मत्था क्यों मारे, वो बोर्ड में वैसे ही पास हो जाएगा, उसको बोर्ड में कोई हिलाने वाला है ही नहीं, पास छोड़ो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए दोनों तरफ से इसका कोई फायदा है नहीं, बट एटलीस्ट हल्का सा आपको मैं आइडिया जरूर दूंगा कि डेरिवेशन होती कैसे, बहुत छोटी सी। तो उससे पहले बता देता हूं भाई, केपी और केसी जो है वो क्या होता है। केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टर्म ऑफ प्रेशर, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर केसी को आप आरटी की पावर डेल्टा एन से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा एन क्या होता है पता है, प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ये हम पहले भी कर चुके हैं डेल्टा एनजीआरटी में, याद है या भूल गए? Yes, sir. याद है सर, है याद ना, है। पीटी इक्वल एनजीआरटी था, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी यूज करते हैं, है ना। तो ये वही है, तो ये तो वैसा का वैसा है। तो यानी वो डेल्टा एन, आर टी को डेल्टा एन, इसकी पावर डेल्टा एन और दोनों की पावर है ये, यानी दोनों के ऊपर डेल्टा एन लगा हुआ है। चेंज इन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन। तो ये होता है भाई केपी और केसी के बीच में रिलेशन। अब इसको निकालने का तरीका जो डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, तो ये रिलेशन है दोनों का, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, बहुत ही आसान टुच्चू लेवल का काम है, फिर भी आप लोग क्योंकि करना चाहोगे मुझे पता है थोड़ा सा, तो आपका दिल कर रहा होगा, है ना। चलो आपका दिल की ख्वाहिश पूरी करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर, आगे क्या, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट मान लो सी, प्रोडक्ट आएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट में लगा देता हूं छोटा सी, मल्टीप्लाई में प्रेशर ऑफ डी रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए रेज टू देयर पावर ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रेशर ऑफ बी रेज टू देयर पावर ऑफ बी। यस, ये तो समझ में आ गया होगा कि पी होता है, क्लियर है? Yes, sir. यस यस सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पी वी इक्वल एन आर टी, यस होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर है, मुझे इसको बनाना है कंसंट्रेशन में, तो P देखिए, P इक्वल, मुझे तो प्रेशर की वैल्यू भरनी है, N बाय V आर टी। अब बताओ भाई N बाय V क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या होता है? यस सर। वॉल्यूम, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल पर लीटर मोलैरिटी होती है। Yes, यस sir. यस होती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं पहले, Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ मोल वाला। और आगे +2 में भी यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं सॉल्यूशन वाले लेसन में, N बाय V, N नंबर ऑफ मोल है, V इन वॉल्यूम इन लीटर है, तो N बाय V क्या होता है, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी होती है। और जनरली जब भी आपको वो कंसंट्रेशन बोले तो इसका मतलब मोलैरिटी की बात कर रहा है, तो मैं इसको C लिख सकता हूँ, CRT। यस, क्लियर है भाई? प्रेशर क्या होता है, कंसंट्रेशन इनटू आरटी होता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. बस डेरिवेशन खत्म हो गई, इतनी थी। यहां पर वैल्यूज भरिए, तिकड़मबाजी कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या वैल्यू भर सकते हैं, तो के पी इक्वल, ये इतनी थी डेरिवेशन भाई, ये फॉर्मूला आपको आता है ऑलरेडी, ये भी आपको पता है, फिर डेरिवेशन क्या कर रहे हो, घंटा डेरिवेशन कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, समझ लो। इसलिए बोला था कि घटिया लेवल की डेफिनेशन है,
डेरिवेशन है, ठीक है। एटलीस्ट बच्चों को पसंद होती है डेरिवेशन करते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पास होना होता है ना बस। जिनको पास होना उनको लगता है कि डेरिवेशन पता नहीं कितनी की इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन में आती है। और मैं बोलता हूँ कि आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। पास होने के लिए तो सोचना ही नहीं, वो तो हम 100% पहले से ही। क्या पास होने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या? आईआईटी एडवांस की तैयारी करने वाले पास के लिए नहीं सोचते होते? ये तो फिर मूर्खता हो गई है ना। खैर, तो देखो भाई, छोटी सी डेरिवेशन है, खत्म कर लेते हैं इसको। एनआरटी, तो मैं यहाँ पर सीआरटी लिख सकता हूँ, सीआरटी, इसकी पावर सीपी की जगह, यानी कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ सी की जगह पर मैं सीआरटी लिख दूं। प्रेशर की जगह, प्रेशर ऑफ सी की जगह लिख दिया सीआरटी, और यहां पर पावर बन गई सी। मल्टीप्लाई में अब दूसरा देखिए, ये भी कंसंट्रेशन है ना, अब ये सी कंसंट्रेशन किसकी है? ये सी की कंसंट्रेशन है। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ डी और आर टी, यस, समझ में आ रहा है? पावर डी। सीआरटी सीआरटी सबके साथ लगेगा, लेकिन किसका सीआरटी? सी का सीआरटी, डी का सीआरटी, ए का सीआरटी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए का सीआरटी, फिर बी का सीआरटी, है ना? ये समझ में आ रहा है सबको? और इनकी पावर यहाँ बी रहेगी, इसकी पावर यहाँ ए रहेगी। यस, क्लियर है बेटा? सीआरटी लिख दिया सबकी जगह। अब क्या करना है? ये जो सी है, देखो ये सी, अब आप क्या करो, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी, आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, सबको दिख रहा है? आर टी बेस सेम है, आर टी, इन दोनों की पावर में क्या कर सकता हूँ? सी प्लस डी कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और केसी, और ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट सी, क्योंकि इसकी पावर भी तो सी थी ना, ये ध्यान रख लेना, इसकी पावर भी तो डी है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू देयर पावर ऑफ डी। यस, क्लियर है? यस सर। डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ ए, बी की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ बी। तो भाई ये तो क्या बन गया? ये तो बन गया केसी, बन गया ना? यस सर। और आर टी को मैंने कॉमन निकाल के अलग निकाल लिया, नीचे से भी आर टी को कॉमन निकाल के अलग निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों को जब सोल्व करेंगे तो आर टी सी प्लस डी, दोनों का बेस सेम है ना, और माइनस में ए प्लस बी ब्रैकेट आ जाएगी, ये दोनों का माइनस, ऐसा लिख सकता हूँ इकट्ठा। यस सर। मल्टीप्लाई में यहाँ पे केसी लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं लिख दिया केसी, बस हो गई डेरिवेशन, खत्म। तो ये क्या है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल, ये क्या है? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, तो मैं आर टी डेल्टा एन लिख सकता हूँ केसी, दैट्स इट। यस, क्लियर है भाई सबको? यस यस सर। सर। तो यानी सिर्फ छोटे से लेवल का मैथ लगाना था, कुछ भी नहीं है, ये यहीं पर खत्म हो जाता है। बस सीआरटी भरना है, थोड़ा ध्यान से भरना है, और कॉमन वॉमन निकालना है, और आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रिलेशन आपको पता लग गया होगा, करना कुछ नहीं था इसके अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था एक रिलेशन, सिंपल। अब बात आती है और जो कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक ना इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप में दे रखा है, देखिए N2, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था पिछले लेक्चर में भी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, NO बन रहा है, 1 मोल और ये 2 मोल, ठीक है, ये इनके बैलेंस इक्वेशन है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? इनिशियल मोल A थे सपोज नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के B थे, इसके 0 थे, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, रिएक्टेंट की साइड से आ रहे थे। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम बना और A के X मोल कम हो गए, तो B के भी X होंगे, ये परसेंट होती है, पता है ना सबको? X% इसके कम हुए तो X% इसके कम होंगे, इसके आगे 2 लगाओगे तो 2X% हो जाएगा। यस, क्लियर है सबको? हाँ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखिए मोल पर लीटर क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। तो अगर मैं इनको सभी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ये थे नंबर ऑफ मोल ना, ए नंबर ऑफ मोल, इसके नंबर ऑफ मोल थे, इनिशियल मोल ए था, इसका बी था, तो इनिशियल मोल फिर कुछ कम हो गए इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम से डिवाइड किया, क्या बन गया? कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम से डिवाइड किया, इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम से डिवाइड किया, कंसंट्रेशन बन गई। यस, क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अप्लाई करना। अब देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ये है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 2x डिवाइडेड बाय v रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो 2 है, तो 2 आ गया।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बाई वी, A माइनस एक्स डिवाइड बाई वी, और दूसरा B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये 1 है दोनों का, तो 1 लगा दिया। क्या बन गया? Kc इज नॉट दिस, यही तो है Kc। समझ में आया भाई? Yes, sir. अब अगर आपको पता हो कि इक्विलिब्रियम पर N2 की कंसंट्रेशन कितनी है, O2 की कितनी है, और NO की आपको फाइंड आउट करनी हो, कुछ इस तरह का सिस्टम हो, तो इन सबको यूज करके Kc आपको दे रखा हो तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हो। X की वैल्यू निकल जाएगी तो NO की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x बाई वी, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये वाला न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट, देखिए फॉर्मूला तो कितना आसान है कि Kc क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन इसको यूज करने में यहाँ पर कुछ इस तरह की तिकड़मबाजी भी करनी पड़ती है। ये जब न्यूमेरिकल करोगे तभी पता लगेगा, है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये Yes, sir. देखिए वही चीज इसने लिख रखी है, तो इस न्यूमेरिकल बेस्ड समथिंग एग्जांपल को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? तो ये देखो इसने सॉल्व कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ठीक है? यहाँ पर v का स्क्वायर बन रहा था, नीचे भी v का स्क्वायर बन रहा था, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो लास्टली v दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आ गया। बट हर न्यूमेरिकल में क्या ऐसा होगा क्या, जब आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद किसी पे स्क्वायर लगेगा, किसी पे क्यूब लगेगा, रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट करेंगे तो पता नहीं वॉल्यूम कटेगा कि नहीं कटेगा, कुछ नहीं पता, नहीं पता ना। Yes, तो sir. इसलिए वॉल्यूम को नीचे लिख के एक एक स्टेप को ध्यान से करना है, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए Kc ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन कंटेनर, तो डेल्टा N की वैल्यू अगर 0, ठीक है, Kc इस रिएक्शन में वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा Kc, क्योंकि डेल्टा N की वैल्यू 0 है। प्रोडक्ट के जितने नंबर ऑफ मोल है उतने ही नंबर ऑफ मोल टोटल रिएक्टेंट के हैं। ध्यान से देखो कैसे, ये देखिए 2 मोल यहां पर थे प्रोडक्ट के, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 आती है, अगर डेल्टा Yes, sir. N की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, नीचे वॉल्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना? ये ध्यान रखना, मतलब अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 है तो ऐसा होगा। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, नीचे वॉल्यूम लगाते जाइए, इस टर्म को भी याद रखिए, बट नीचे वॉल्यूम जरूर लगाइए, इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कीजिए ताकि कुछ गलती हो तो पकड़ी जाए। आगे देखते हैं बेटा, कैलकुलेशन फॉर केपी। केपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर वही सेम एग्जांपल दे रखा है, ठीक है? लेट पी एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर इन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दे रखा है उसने, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना, पी एटमॉस्फेयर। तो देखो भाई, इनिशियल मोल थे इसके ए, इसके बी, इसके 0, फिर कुछ टाइम बाद एट टाइम टी, एट टी या एट इक्विलिब्रियम ना, ये तो एट इक्विलिब्रियम आएगा, एट टाइम टी नहीं आएगा, है ना? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर नंबर ऑफ मोल, इसके x मान लो घट गए, ये 1 मोल है ना, तो x घट गए, इसके भी x घटे, ये भी 1 मोल है, इसके तो 2x घटेंगे, बढ़ेंगे, सोच लो, घट नहीं गए, इसके बढ़। यस, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. तो सर अगर इसकी, हाँ बोलो। सर अगर डेल्टा एन पर 0 हो जाता है तो सर RT 1 हो जाएगा। डेल्टा एन 0, डेल्टा एन 0 हो जाएगा तो हाँ सर RT 1 हो जाएगा, तो सर KP की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए के क्या था, P इक्वल KC इंटू RT, और डेल्टा एन की वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 नहीं आने वाला बेटा, अगर डेल्टा सॉरी एन सर, की वैल्यू 1 है, सॉरी सर। लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तब ये टोटल 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके सर, यस सर। डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी ना डेल्टा की, तब ये 1 आ जाएगा, ये खत्म, तो फिर ये दोनों बराबर। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू 1 है तो आर और टी मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके सर, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेटर आएगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, यस सर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मोल, वो भी बताऊंगा आगे। तो देखो भाई, ये थे नंबर ऑफ मोल ए के इक्विलिब्रियम पर, ये बी के थे, मतलब N2 के, O2 के, और NO के थे 2x, तो हमने दोनों को, तीनों को जोड़ दिया, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, 2x इक्वल a प्लस बी। अब ये a प्लस बी के इक्वल क्यों है,
टोटल, वो तो जोड़ेंगे तब पता लगेगा। यहाँ जोड़िए, x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 2 यहाँ पर देखिए, ये x माइनस का, ये x माइनस का, 2x माइनस का और 2x प्लस का, तो ये तीनों x कैंसिल हो जाएंगे। यस, क्लियर है सबको? Yes, Yes. sir. बचेगा a प्लस बी ओनली। तो a प्लस बी तो टोटल नंबर ऑफ मोल है। अब ये क्यों फाइंड किया? प्रेशर में ना निकालना इतना सीधा नहीं है। टोटल प्रेशर उसने p दे दिया, बट वो इतना सिंपल नहीं है कि हम उसको सीधा काउंट करें। a माइनस एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 है, a प्लस बी टोटल नंबर ऑफ मोल है, मोल फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, N2 के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। आ गया? Yes, sir. तो Sir. मेरे पास N2 के नंबर ऑफ, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मेरे पास आ गया टोटल a माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन। अब इस मोल फ्रैक्शन को अगर टोटल प्रेशर, उसने बोला टोटल प्रेशर P है, बताया था, यहां देखिए, P एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर उसने किसका प्रेशर दिया? तीनों गैसेस का प्रेशर दिया था। क्या आपको लगता है उसने N2 का बोला था कि एट इक्विलिब्रियम पर प्रेशर जो है वो N2 का P है? ऐसा बोला? नहीं बोला? Yes, sir. तो हमें टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, वो तो हमें पता नहीं है। हमें ऑलरेडी उसने दे रखा है टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम के ऊपर P है। समझ में आया? उसने सिर्फ P बोला, लेकिन वो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर। दिस इज टोटल प्रेशर। समझ में? यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन में आता नहीं है। समझ में आ गया भाई? तो अगर मैं इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल प्रेशर से, 5वें लेसन में फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर दैट इज। याद है किसी को? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, तो एक कंपोनेंट का यानी पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या आ गया? इसका मोल फ्रैक्शन निकाला, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। और P2 का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? इसके गिवन नंबर ऑफ मोल B माइनस एक्स है, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल A प्लस बी है, मल्टीप्लाई कर दिया P से। NO का मोल फ्रैक्शन 2x बाय A प्लस बी इंटू P। सबका मोल फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने। यस, क्लियर है भाई सबको? सॉरी, पार्शियल Yes, नंबर sir. सबके, तो सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर निकाल लिया सबका। N2O2 N2 सबका पार्शियल प्रेशर आ गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? Kp क्या होता है अभी? प्रेशर ऑफ N0 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2 प्रेशर ऑफ। तो पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस का पता लगेगा, तभी तो Kp निकालोगे, है ना? Yes. प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, यही तो है। तो प्रोडक्ट तो एक ही था, उसका रिएक्टेंट की पावर थी 1 और 2 कोफिशिएंट, और रिएक्टेंट दो थे N2 और O2, उन दोनों की पावर 1 है, क्योंकि इनके मोल 1 है, कोफिशिएंट 1 है। तो ये आ गया Kp। अब आपके पास प्रेशर ऑफ NO पता है ना, ये रहा। प्रेशर ऑफ N2 पता है, ये रहा। प्रेशर ऑफ O2 पता है, ये रहा। यानी आपको तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालना था। तो देखो, उसने टोटल प्रेशर दिया और एक रिएक्शन दे दी, कुछ नहीं दिया, टोटल प्रेशर और रिएक्शन। तो आपने क्या किया? उस रिएक्शन से इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ मोल निकाले तो टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल। क्यों? क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर पता करना, और पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन अगर मुझे पता लग जाए, टोटल प्रेशर उसने दे रखा, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके मैं पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस का निकाल लूंगा। तो मुझे निकालना था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? गिवन नंबर ऑफ मोल, तो हमने मान रखे हैं a माइनस एक्स, a माइनस बी माइनस एक्स और 2x, ये हमने मान लिए थे, निकाल लिए इक्विलिब्रियम पे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हमें मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो मोल फ्रैक्शन तो वहां से पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर कर दो, फिर सबको डिवाइड कर दो, दैट्स इट। आ गया भाई? क्लियर है? Yes, यस sir. सर, क्लियर है सर। एक ही पूछ रही थी बस। हाँ बोलो बेटा। सर हमने जब लेट करा था सर कि इसके मोल A माइनस एक्स हो गए, इसके मोल B माइनस एक्स हो गए, सर वो हमने अपने आप से लेट करा था या फिर हमने किसी बेसिस पे लेट करा था? अरे बेटा, बैलेंस्ड इक्वेशन से लेट किया था। ये देखो निकाला हमने, इसके a मान लो, इसके a हैं, इसके b हैं, और इसके तो 0 हैं इक्विलिब्रियम से पहले शुरू में। अब बाद में a में से कुछ कम हो गए, इसमें से भी कुछ कम हो जाएंगे, x कम हो गए, x कम हो गए, तो ये 2x बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके आगे 2 लगा हो तो ये 2x की रेंज में बढ़ेगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, समझ गया। यानी इसके a मोल माने थे, इसके b मोल माने थे, फिर कुछ कम हो गए, उसके लिए भी हमने x मान लिया। तो फिर इसके तो अपने आप फाइंड होंगे, अब इसको मानने की जरूरत नहीं है इसको। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तीनों को टोटल कर दिया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल आ गए। तो इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। और मोल फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई कर दूं टोटल प्रेशर से, तो मेरे पास क्या आ गया?
पार्शियल प्रेशर आ गया, और मुझे वही तो चाहिए था, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि फॉर्मूला तो ये है, मुझे पार्शियल प्रेशर भरना है। कैसे भरूं? मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई, टोटल प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं कैसे? ये देखिए जरा, इस इक्वेशन से मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, मानकर ही मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब बात आती है उसने टोटल प्रेशर क्यों दिया। देखो भाई, इंडिविजुअल प्रेशर तो आप निकाल ही नहीं सकते। मैंने दो गैसेस को अंदर रख दिया, N2 और O2 को, और NO बन रहा है, तो आपको क्या लगता है N2 का प्रेशर घटा तो मैं मेजर कर सकता हूं कंटेनर में, O2 का घटा, NO का बढ़ा, मेजर कर सकता हूं? No, sir. नहीं कर सकते। लेकिन टोटल प्रेशर तीनों गैसेस का, मैंने यहां प्रेशर गेज लगा दिया, टोटल प्रेशर तो हमेशा मुझे पता रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. रहेगा। शुरू में N2 और O2 का टोटल प्रेशर मुझे पता रहेगा कि N2 का कितना, O2 का इतना, दोनों का टोटल मुझे शुरू में पता रहेगा। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इमेजिन करना कि शुरू में मुझे दो गैसेस का प्रेशर पता रहेगा, जब NO बना और बनने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद जो फाइनल प्रेशर है वो भी मुझे पता रहेगा। मतलब टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर मुझे पता रहेगा, तो मैं इक्विलिब्रियम वाला टोटल प्रेशर P होता है भाई, और उससे मैं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, लेट वेट करके, कोई चक्कर ही नहीं है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा Kp इक्वल 4x² A - x B - x। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स A और B, ये A और B पता हो इनिशियल इक्विलिब्रियम पर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल, अब देखो इसमें भी ध्यान से देने वाली बात है, अगर मुझे A और B पता हो, A और B क्या थे, जो मैंने माना था कि इनिशियल मोल N2 के और इनिशियल मोल O2 के, ये पता होते हैं कि नहीं? हम ही गैस मिला रहे हैं ना कंटेनर में, Yes, यस sir. सर। तो ये तो पता होते हैं हमें A और B, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनिशियल मोल तो मुझे पता है, इनिशियल मोल मेरे पास पता लग गए। उसके बाद में यहां x की वैल्यू पता है क्या हमें? x क्या है भाई? देखिए जरा, x वो है कि कितने घट गए, ये तो अपने को नहीं पता लगेगा कंटेनर को देख के, नहीं पता लगेगा ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर x पता लग जाए तो मैं आसानी से Kp निकाल सकता हूं, और अगर मुझे Kp पता लग जाए तो मैं आसानी से x निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं कि नहीं? yes, यस sir. सर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस में ऐसा ट्विस्ट आएगा, कोई एक चीज तो पक्का दी होगी, ए और बी तो देगा ही देगा, वो तो इनिशियल मोल है, आसानी काम है। तो ऐसे करके सम सॉल्व होते हैं। यस, क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाना है, उसका एक डाटा दे रखा है आपको, और जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इसमें तो वैल्यूज दी होंगी, वो ए बी प्रेशर ऐसा कुछ नहीं दिया, वैल्यूज देगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा टोटल प्रेशर दिया कि नहीं दिया, है ना। तो वो इसलिए प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, इसलिए बोलता रहता हूँ कि बेटा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. लार्ज वैल्यू के टेल अस अबाउट द फॉलोइंग। लार्ज वैल्यू क्या बताती है भाई? द रिएक्शन लाइज इन द राइट। यस, क्लियर है? Yes, 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 sir. सिंपल है ये तो। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच ऑफ द रिएक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर। कौन सी रिएक्शन के लिए Kc और Kp की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है? ये सेम लिखा, सेम भाई। डेल्टा n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बस यही ढूंढ लो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगा। तो देखो Kc Kp का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, डेल्टा n की वैल्यू मैं 0 ढूंढ रहा हूं, तो 0 हो गया तो Kc और Kp हो गए बराबर। तो डेल्टा n क्या होता है? प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ N2 गैस है, H2 गैस है, NH3 गैस है, प्रोडक्ट 2 मोल, रिएक्टेंट कितने हैं? 3 और 1 4। यस, Yes, sir. डेल्टा n 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। दूसरा देखिए, SO2 गैस है 2 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल SO3 है, सारे गैस है, तो 2 माइनस में 2 और 1 3, कितना आएगा? -1। ये भी नहीं आ सकता, गलत। नीचे H2 का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल, HCl गैस होता है, ये याद रख लेना, HCl गैस होता है। जब इसको HCl को पानी में से पास आउट कराते तो पानी को पकड़ के वहीं पे रुक जाता है, वो पानी के अंदर ही घुल जाता है। हाईली सोल्यूबल गैस होती है HCl रूम टेम्परेचर पर, यानी एसिड सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, ये वाला, ये पानी में हमेशा घुला हुआ मिलता है आपको। समझ में आ रही है बात? yes, Yes, sir. तो HCl एक गैस है, तो क्या इसको सॉलिड बनाया जा सकता है? किसी भी चीज को सॉलिड बना दो, ठंडा कर दो, प्रेशर कम कर दो। हमने अब तो गैसेस वाला रिएक्शन कर रखा है, गैसेस वाला लेसन, है ना।
तो अगर आप gases, वो क्या नाम था उसका, स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग ठंडा कर दो, प्रेशर कम कर दो, अपने आप सारी चीजें जो सॉलिड लिक्विड बनेंगी, फिर सॉलिड बन जाएंगी। तो सॉलिड HCl लेके आ सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर काफी कम होता है और हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। सीधा सीधा क्या कर सकते हो, उसको पानी में से पास आउट करो, अपने आप पानी को पकड़ लेगा, वो पानी में से बाहर नहीं जाएगा। समझ गए? अप्रोक्सीमेटली 35% तक तो बाहर जाता ही नहीं है, 35-36%। बाकी अगर उससे, क्योंकि सोल्यूबिलिटी होती है ना हर किसी चीज की, इक्विलिब्रियम वाले लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को, वो आगे आएगा। ठीक है बेटा? सर Yes, sir. हाँ बेटा। सर इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें लगेंगी सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद क्या क्या आएगा? आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा एक। आयनिक इक्विलिब्रियम में वही H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इनका इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज बड़े खतरनाक वाले लेवल वाली है, आपका दिमाग ऐसा लगेगा जैसे घूम गया, है ना? बट नो वरी अबाउट दिस। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये केमिकल इक्विलिब्रियम तो बहुत आसान है, बस ये 2-3 फॉर्मूले और हमारा लेसन हो जाएगा। 4 लेक्चर में लेसन कवर है, आज तीसरा है, एक और बचा है, सोच लो, है ना आसान? शुरू होते ही खत्म। ठीक है? तो सर बुक में केमिकल ही दे रखा है, आयनिक नहीं है बुक में? आयनिक भी है आपके सिलेबस में। अरे पता है क्या, एक्चुअल में बुक में तो कंप्लीट दे रखा है इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, बट हम लोग इसको अलग अलग करके करवाते हैं। हमने इसके 2 पार्ट बांट रखे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक। अब आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप करेंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें एसिड बेस आ जाते हैं, उनका बहुत सारे हिसाब होते हैं, उनकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी लंबी होती है। ठीक है, तो दिमाग यूं लगता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ से शुरू और कहाँ से बंद, पता नहीं लगता, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस उनको डिटरमाइन करना, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना, उनका पीएच निकालना, वो इक्विलिब्रियम पर है, वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे दिमाग को खराब करते हैं। दैट इज व्हाई ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यस, गॉट इट बेटा? यस सर गॉट। Yes. ठीक है, तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा है, बड़ा इन द सेंस इससे डबल से भी ज्यादा लेक्चर, लगभग 2.5 गुना लेक्चर लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो भी थ्योरी के लेक्चर हैं, इसमें तो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ों का खेल है, जिनकी सेंस बड़ी है। बच्चे तो आप रहेंगे लेकिन सेंस आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखते हैं आगे। हाँ, मैं क्या बता रहा था, तो देखिए भाई, ये 2 मोल है, ये एक और एक, ये भी 2 मोल है, तो हो गए पूरे 2 - 2 0। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर क्लियर है। बस फिर तो HCl गैस होता है भाई, और ये सोल्यूबल भी 35-36% के आसपास होता है पानी में। इससे ज्यादा सोल्यूबल करेंगे तो सोल्यूबल नहीं होगा, वो हवा में गैस उड़ जाएगी। इसलिए आप देखते हैं अपने लैब्स में, अगर देखा हो तो 36% या 35%, 35 समथिंग परसेंट का HCl होता है लैब में। इससे ज्यादा परसेंटेज का HCl पॉसिबल नहीं हो पाता, हो सकता है पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रेशर पर गैसेस सोल्यूबल ज्यादा हो जाती हैं, तो प्रेशर डाल के तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब देखिए ये वाला, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, 2 - 1, ये तो 1 आएगा, RT की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ RT को आप 0 नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा है। यस, क्लियर है ना सबको? ये तो आसान था। अब आगे देखिए, यूनिट फॉर केसी फॉर द रिएक्शन। केसी के यूनिट अलग अलग होते हैं हर रिएक्शन के लिए। ये 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल, तो होगा क्या, प्रोडक्ट NO, या नीचे लिख रखा मैंने, NO की पावर 2, NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 ना, यानी कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड में क्या, कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1, तो ये C की पावर 1, C की पावर 1, टोटल क्या बनेगा, C की पावर 2, C की पावर 2, 0। क्या कोई इसका वो आएगा यूनिट? नो यूनिट। No, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है और कुछ भी नहीं है। मोल पर लीटर होती है, यहाँ पर उसका स्क्वायर हो रहा है, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ भी कंसंट्रेशन का स्क्वायर बन रहा है, 0 आ गया, 1 आ गया। सो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc मींस दैट द एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर लार्ज वैल्यू ऑफ Kc है, रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यस सर सिंपल है ना? आगे देखते हैं। रेट एक्सप्रेशन फॉर द अमोनिया सिंथेसिस इज, अमोनिया सिंथेसिस के लिए रेट का एक्सप्रेशन करना है भाई, रेट का एक्सप्रेशन। Kc इक्वल, Kc इक्वल, Kc इक्वल, Kc इक्वल, तो ये क्या है? सबसे पहले, अब इसने कुछ नहीं दिया, अमोनिया सिंथेसिस, ये ना 50 बार हम अमोनिया का सिंथेसिस वाली रिएक्शन लिख चुके हैं, हर जगह पर आई है। अब भी अगर आपको अमोनिया की सिंथेसिस की रिएक्शन नहीं आती और आप कहते हो सर इसने रिएक्शन तो बताई नहीं और मुझे याद नहीं है, तो भाई इससे बड़ी मूर्खता हमारी नहीं हो सकती है।
तो ये रिएक्शन तो आपको याद ही होनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी रिएक्शन जिस भी न्यूमेरिकल में आती है, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनें आएंगी आपके, जो नहीं याद है उसको उसी टाइम तुरंत याद करो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो वही चीज यहाँ पर अब अप्लाई होने वाली है। तो देखिए भाई N1 N3 सॉरी 1 N2 3H2 दो अमोनिया बनते हैं, ठीक है, हमने रिएक्शन लिख रखी है। टाइम 0 पर मान लो इसके A मोल थे, मान लो इसके B मोल, हर जगह पर यही फॉर्मूला आपको लागू करना है, इसी तरह से निकलेगी। ये फॉर्मूला नहीं है, थ्योरी है, ठीक है, यूनिटरी मेथड कह सकते हैं आप इसे। तो A और B इसके मोल थे 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर मोल कितने हैं? मोल हैं अकेले, मोल पर लीटर नहीं है, याद रख लेना, मोल हैं अकेले। तो A माइनस एक्स, इसके x कम हो गए तो इसके तो 3x कम होंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और इसके 2x कम होंगे, मतलब बढ़ेंगे, ये तो बढ़ेगा ना, कम थोड़ा होगा, है ना, प्रोडक्ट है। तो भाई इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम पर निकाल लिया। अब क्या करें, कैसे निकालना है? तो मैं क्या करूंगा भाई, ये मोल है, मोल को डिवाइड कर दूं, प्रोडक्ट के मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, रिएक्टेंट के मोल को वॉल्यूम से डिवाइड, रिएक्टेंट के मोल को वॉल्यूम से डिवाइड, साथ में रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ऊपर देखना है, ऊपर ये कोफिशिएंट लगेंगे। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. आ गई। प्रोडक्ट raised to their power of coefficient reactant multiplied by these and raised to their power of coefficient, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, टोटल कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। बस हो गया, निकलेगा कैसे? ये निकलेगा। यस, हो गया फाइंड, बस Yes, sir. हो गया भाई। खत्म। Yes, sir. कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन तो अब आप कर ही सकते हैं, ये वाला आंसर आएगा। मतलब जो सोल्व होता है उसको सोल्व कर लो, इसमें कैलकुलेशन घंटा करनी है, जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करना है बस, है ना? Yes, sir. सिंपलर करना है, Yes, नो sir. कैलकुलेशन इज देयर। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, और ये मजेदार क्वेश्चन है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके मतलब प्रैक्टिस में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PCl5 PCl3 Cl2 इक्विलिब्रियम पर, ये वाली इक्वेशन हमने की थी। PCl5 क्या होता है, डीकंपोज हो जाता है इक्विलिब्रियम पर। तो ये देखो PCl5 था गैस फॉर्म में, एरो लगाने के बजाय इसने इक्वल लगा दिया। ये बात समझ में आ रही है? एक ही बात है, एरो और इक्वल। इसको पेपर की गलती समझ के माफ कर सकते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक समझकर माफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि ये लोग हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर ऐसे बहानों से आपको लगता है कि ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, तो फिर एडवांस में तो आप पागल ही हो जाएंगे, कंफ्यूज क्या होना है। क्योंकि एडवांस वाले तो आधी अधूरी चीजें ऐसे देते हैं, वो समझते हैं बच्चे को कॉमन सेंस होगा। कॉमन सेंस इज वेरी रेयर, पता है ना, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। Yes, sir. आईआईटी में होनी चाहिए वो कॉमन। तो देखिए भाई वो क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम 500 केल्विन टेम्परेचर। क्या कभी इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर से लेना देना होता है? नहीं होता, क्योंकि नहीं, sir. टेम्परेचर बदल दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। इन ए क्लोज कंटेनर एंड देयर, आगे हो सकता है इसका भी हम एक फॉर्मूला करेंगे जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी दिखाएगा वो। एंड देयर कंसंट्रेशन आर, कंसंट्रेशन देखिए PCl5 की ये कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन ही होती है डेफिनेट, और वो आप पीछे यूनिट देखकर भी निकाल सकते हैं। दूसरा 1.2 10⁻³ मोल पर लीटर, ये किसकी है 1.2? PCl3 की, ठीक है। आगे देखिए 1.2 10⁻³ दोनों की बराबर है भाई, PCl3 और Cl2 दोनों की इक्वल है। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों की इक्वल है, PCl5 की अलग है। कंसंट्रेशन दे दी इसने, क्या कह रहा है वो, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। Kc निकालो, कितना आसान क्वेश्चन है, सोचा दे दो। PCl3 इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, Cl2 यानी प्रोडक्ट रिएक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और सबकी कंसंट्रेशन की पावर 1 लग रही है, सबका 1 है, बैलेंस्ड इक्वेशन सबके आगे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब बस इनकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, भर दो वैल्यू, निकाल लो Kc। क्लियर है? हाँ सर। किसी का स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं करना, जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। Yes, 1.8 -3 आता है भाई, और मोल पर लीटर, ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir, clear है। ठीक है। तो अभी तक बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं है? तो फिर आज के सेशन में इतना था। That's all for the today's lecture, guys. If anyone have any doubt, then you can ask me again. I'm just ending the recording. ठीक है भाई, आसान था सेशन या कुछ